नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाबतपुर हवाई अड्डे से लेकर बरेका तक में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य तथा जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना, विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह, विधायक सुनील पटेल, विधायक टी राम, कमिश्नर एस रायलिंगम, पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार सहित अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात प्रधानमंत्री सड़क मार्ग द्वारा BLW स्थित गेस्ट हाउस के लिए रवाना हुए। उनका काफिला बाबतपुर से हरौआ होते हुए गिरड बाजार, JP मेहता, फुलवरिया फ्लाईओवर होते हुए बरेका पहुंचा। रास्ते पर कई जगह पर स्थानीय लोगों सहित पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत PM नरेंद्र मोदी ने भी वाहन से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहर के संत अतुलानंद बाईपास, JP मेहता के पास, बरेका FCI गोदाम, बरेका गेट के पास अनेक स्थानों पर स्वागत किया गया। जबकि बरेका पहुंचने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को सुबह बनारस रेलवे स्टेशन से 4 नए वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विन वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। PM मोदी स्टेशन पर ही आयोजित कार्यक्रम में लगभग 3200 प्रबुद्ध जनों से संवाद भी करेंगे। इनमें धर्मगुरु, शिक्षाविद, उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता, विशेषज्ञ और 150 स्कूली बच्चे शामिल होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए काफ़ी घंटों से हम लोग गिरड बाजार चौराहों पर एकत्रित थे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और काशी की जनता ने अपार खुशी के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया है। जब जब काशी आते हैं काशी के लिए सौगात देते हैं। वंदे भारत की सौगात काशी को मिलने जा रही है, जिसका लाभ काशी के साथ साथ पूरे पूर्वांचल को होगा। काशी की जनता के बीच इसको लेकर काफ़ी उत्साह है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक झलक पाने के लिए हम लोग हमेशा काशी की जनता जो है चौराहों पर इकट्ठा होती है और उनका स्वागत और अभिनंदन करके अभिभूत होती है। और ये काफ़ी स्मरणीय पल होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन जब काशी में होता है तो खुशी के साथ, ढोल नगाड़े के साथ और उनका अभिनंदन करने के लिए काशी की जनता चौराहों पर उमड़ आती है। आज हम लोग प्रधानमंत्री का स्वागत ढोल नगाड़ों से, फूल मालों से किया है और प्रधानमंत्री जी जब जब बनारस में आते हैं इसी तरह से भव्य और दिव्य स्वागत होता है। निश्चित रूप से जब भी जाते कुछ न कुछ काशी को, पूर्वांचल को, देश को कुछ न कुछ दे जाते हैं। प्रधानमंत्री जी का स्वागत हम लोगों ने, काशी वासियों ने हमेशा की तरह बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ किया है। प्रधानमंत्री जी जब भी यहाँ आते हैं हम लोगों को एक नई ऊर्जा दे करके जाते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे सांसद हैं और हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि उनके जैसा नेता मिलना इस जन्म में तो मुश्किल है। क्योंकि वो जिस प्रकार से उनकी जो सोच है देश को लेकर के, वो हमेशा विकास की बात करते हैं और जब से वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से काशी का और हर जगह देश में आप देखेंगे विकास ही हुआ है। तो हम काशीवासी बहुत ही उत्साह से उनका स्वागत करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी हम लोगों ने किया। सामाजिक विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विश्व संस्कृति में जल संरक्षण एक विमर्श और पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। जल का संरक्षण मानव सभ्यता के विकास काल से होता आ रहा है। मिस्र, रोम और विश्व की अनेक सभ्यताएं जल संसाधनों के पास विकसित हुई हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान और जीवन शैली का हिस्सा रही हैं। यह बातें शुक्रवार को मुख्य अतिथि केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड रांची के प्रोफेसर जयप्रकाश लाल ने इतिहास विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय BHU द्वारा वैदिक विज्ञान केंद्र में आयोजित विश्व संस्कृति में जल संरक्षण एक विमर्श और पुरातन छात्र सम्मेलन में कही। श्री लाल ने आगे कहा कि आज कुएं तालाब खत्म हो रहे हैं, संभावना है कि अगला विश्व युद्ध जल के लिए हो। उन्होंने आगे कहा कि प्राचीन काल में चट्टानों को काटकर तालाब बनाने, कर्मकांड, कृषि, यातायात आदि कार्यों के लिए जल संरक्षण के प्रमाण मिलते हैं। विशिष्ट अतिथि कला इतिहास विभाग दृश्यकला संकाय BHU के प्रोफेसर शांति स्वरूप सिन्हा ने कहा कि आदिकाल से आधुनिक काल तक मानव विभिन्न प्रयोजनों से जल का संरक्षण करते आ रहे हैं। वास्तव में जल संरक्षण आधुनिक समय की मांग है, क्योंकि जल ही जीवन है। उन्होंने कहा कि जल का पंच तत्वों में विशेष महत्व है। यह जीव जगत का प्राण है। विज्ञान की असीम प्रगति के बावजूद जल का निर्माण नहीं किया जा सकता। हमारी संस्कृति में सभी तीज त्योहारों का संबंध जल से है। यही कारण है कि भारत में नदियों को माँ कहा जाता है।
राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य वक्ता भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान शिमला के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर जयराम सिंह ने कहा कि रामकृष्ण ऋषि मुनियों का संबंध जल से रहा है। मानव सभ्यता और संस्कृतियों का नदियों या जल के समीप हुई हैं। मानव जाति के जीवन की शुरुआत और अंत जल से ही होता है। अतः अपने लिए और आगामी पीढ़ियों के लिए जल का संरक्षण किया जाना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर अशोक कुमार उपाध्याय, संकाय प्रमुख सामाजिक विज्ञान संकाय। अतिथियों का स्वागत प्रोफेसर घनश्याम, विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग और धन्यवाद ज्ञापन सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सत्यपाल यादव ने तथा संचालन कार्यक्रम संयोजक सहायक प्रोफेसर अशोक कुमार सोनकर ने किया। कार्यक्रम में दूसरे सत्र में पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें इतिहास विभाग के अनेक पुरातन छात्र शामिल हुए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर पूनम पांडे ने किया। 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं पुरातन छात्र समागम का आयोजन हो रहा है, जिसमें भिन्न भिन्न विश्वविद्यालय, भिन्न भिन्न महाविद्यालय से शिक्षक और पुरातन छात्र जो इतिहास विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े हैं वो आए हैं। और हम लोगों ने इसका जो टॉपिक रखा है, विश्व संस्कृति में जल संरक्षण एक विमर्श। इस तरह के कार्यक्रम क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि जिस तरह विश्व में जल संकट बढ़ता जा रहा है, यदि हम लोग जन जागरूकता नहीं फैलाएंगे, और यह एक बहुत बड़ी पहल है कि हम लोग राष्ट्रीय संगोष्ठी के साथ पुरातन छात्र समागम कर रहे हैं। जो शिक्षक हैं उनके माध्यम से उन छात्रों में जल के प्रति एक जागरूकता, और जो प्राचीन छात्र हैं जो हमारे यहाँ के, वो भी किसी क्षेत्र में हो, चाहे वो IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे शिक्षक हो, आम जनजीवन में हो, सभी लोग कहीं न कहीं जल को संरक्षित करें और जल स्रोत को संरक्षित करें। विशेष रूप से तालाब, कुंड, पोखरा, नदी आदि को संरक्षित करने की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय में 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला गंगा प्रणाम का शुभारंभ हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय, चित्रकला विभाग एवं काशी का आर्टिस्ट ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से 7 दिवसीय राष्ट्रीय कला कार्यशाला गंगा प्रणाम का आयोजन 7 से 13 नवंबर 2025 तक अहिवासी कला दीर्घा दृश्य कला संकाय BHU में सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन विशेष अतिथि प्रोफेसर श्रीरूप राय चौधरी, निदेशक भारत कला भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर श्वेता प्रसाद, सदस्य कार्यकारिणी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। कार्यशाला का उद्देश्य गंगा एवं काशी की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कलात्मक विरासत को सृजनात्मक दृष्टिकोण से पुनः व्याख्यायित करना है। देश के विभिन्न प्रांतों से आए 35 प्रतिष्ठित कलाकार अपने सृजन के माध्यम से गंगा के विविध रूपों, श्रद्धा, जीवन, संस्कृति और आस्था को चित्रित करेंगे। कार्यशाला में MFA प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी रहेगी। 13 नवंबर को समापन समारोह एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में कला, संस्कृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम दिखेगा। कार्यशाला के दौरान आमंत्रित कलाकारों ने अहिवासी कला वीथिका में अपने हुनर का प्रदर्शन किया तथा गंगा की आत्मा और काशी की संस्कृति को समर्पित राष्ट्रीय कला कार्यशाला गंगा प्रणाम थीम पर आधारित कई आकर्षक चित्रों का सृजन किया। इन चित्रों में कलाकारों ने बनारस की सांस्कृतिक विरासत, घाटों की मनोरम छटा और आध्यात्मिक वातावरण को बखूबी उकेरा। दृश्य कला संकाय की संकाय प्रमुख एवं कार्यशाला के संयोजक प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित ने इस राष्ट्रीय कार्यशाला के बारे में विस्तृत रूप से छात्रों एवं आमंत्रित कलाकारों के साथ चर्चा किया तथा छात्रों के साथ विशेष संवाद में कार्यशाला के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर श्वेता प्रसाद तथा प्रोफेसर श्रीरूप राय चौधरी ने बताया कि इस तरह के आयोजन छात्रों के शैक्षणिक विकास के साथ साथ उनके कौशल विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने छात्रों को भविष्य में भी इसी तरह की रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का मंच प्रदान करती है। पहले तो ये 7 दिवसीय जो कार्यशाला है, ये चित्रकला कार्यशाला है। यहाँ इस पे देश के हर हिस्से से, लगभग हर स्टेट से कह सकते हैं, आर्टिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, और वो अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी विधा में, अपनी शैली में, अपने स्टाइल में वो काम करेंगे। और वो उससे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि श्वेता मैम ने भी बोला है कि संगम हो रहा है यहाँ पे, तो जब अलग अलग तरह के काम, एक अलग अलग स्टाइल्स एक साथ एक मंच पे आते हैं, तो एक दूसरे से सीखने को मिलता है हमारे स्टूडेंट्स को। तो ये कार्यशाला हम लर्निंग प्रोसेस के तौर पे ले सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर भाजपा द्वारा नमो घाट पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुक्रवार को प्रातः 10:30 बजे नमो घाट वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पण करने के पश्चात शुरू हुआ। इस अवसर पर काशी के गणमान्य नागरिकों, साहित्यकारों, संगीतकारों, पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ हजारों की संख्या में स्कूल एवं कॉलेज के छात्र और छात्राओं, एनसीसी, एनएसएस के कैडेटों के अलावा बड़ी संख्या में महिलाएं, वेद पाठी छात्र एक ही रंग के परिधान में सहभागिता कर देशभक्ति का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। गंगा तट पर हजारों की संख्या में लोग हाथ में तिरंगा लिए एक साथ वंदे मातरम के गान का स्वर मानो बाबा विश्वनाथ की नगरी से हमारी राष्ट्रीय एकता का विश्व को संकेत दे रहे थे। इसी क्रम में सैकड़ों वेद पाठी छात्रों द्वारा भारतीय परिधान में एक साथ शंख बजाकर भारतीय संस्कृति का एहसास कराया गया, जो अत्यंत रोमांचकारी क्षण रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम लोग आज वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। वंदे मातरम गीत भारत के सामूहिक चेतना का प्रतीक है। यह 100 शब्दों का गीत है जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने आज ही के दिन 7 नवंबर 1875 को लिखा था और उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में जिसको स्थान दिया गया था। इस गीत को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 में इसका गायन किया। इसके बाद हमारे आज़ादी के दीवाने जो आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, उन्होंने इस गीत को आत्मसात करके पूरे देश की भावना को जागृत करने का कार्य किया और बाद में यह गीत हमारे देश का राष्ट्रीय गीत बना। आज यह केवल एक गीत नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभूति है जो धर्म और देश प्रेम को एक सूत्र में बांधता है। स्वतंत्र भारत के निर्माता ने भी इस गीत को राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक माना, जो आज प्रत्येक भारतीय के लिए श्रद्धा और गर्व का विषय है। सनातन चेतना का जीवंत रूप है। कुछ लोग सांप्रदायिकता कर इसको स्वीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं या किसी धर्म या संप्रदाय का गीत नहीं है। यह संपूर्ण भारत की आत्मा का स्वर है। यह मातृभूमि की वंदना है। यही कारण है कि सन 1950 में संविधान सभा ने इस गीत को राष्ट्रीय गीत की मान्यता दी। प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्दों में वंदे मातरम गीत में समस्त देशवासियों ने हमेशा राष्ट्र प्रेम के उफान को महसूस किया है। कार्यक्रम में प्रमुख गणमान्य लोगों में महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, प्रदेश मंत्री रविंद्र जायसवाल, महापौर अशोक तिवारी, एमएलसी अश्विनी त्यागी, जगदीश पटेल, हंसराज विश्वकर्मा, अरुण पाठक, धर्मेंद्र राय, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, त्रिभुवन राम, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, प्रदेश मंत्री मीना चौबे, कोषाध्यक्ष मनीष कपूर, विद्यासागर राय, चंद्रशेखर उपाध्याय, राहुल सिंह, जगदीश त्रिपाठी आदि रहे। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने पर प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा आजाद पार्क में वंदे मातरम गीत का सामूहिक गान किया गया। शुक्रवार को प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में लौरा बीर चौराहे पर आजाद पार्क में प्रणाम वंदे मातरम संस्था के तत्वावधान में अनूप जायसवाल के नेतृत्व में वंदे मातरम गीत का सामूहिक गान किया गया। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने अक्षय नवमी के अवसर पर लिखा था, जो 7 नवंबर 1875 को पढ़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज राष्ट्रीय गीत के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वंदे मातरम के 1 साल के स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व पार्षद गिरीश श्रीवास्तव तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सोहन लाल आर्य रहे। कार्यक्रम का संचालन सोमनाथ विश्वकर्मा ने तथा धन्यवाद ज्ञापन ओम प्रकाश यादव बाबू ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बाबूलाल मौर्य, शंकर जायसवाल, कन्हैया लाल सेठ, आलोक श्रीवास्तव, मनीष चौरसिया, सिद्धनाथ गौड़, अलगू, चंद्र विजय सिंह, गोपाल गुप्ता, सीता साहू, प्रदीप जायसवाल, जय किशन जायसवाल, राजेश दुबे, मनीष केशरी, दीपू चौरसिया, शिवशंकर केशरी, अखिल वर्मा, धर्मचंद गुप्ता, प्रकाश आदि लोग सम्मिलित रहे। भारत के स्वतंत्रता समर में एक ऐसा शब्द के रूप में प्रचलित हुआ जो कि कोई क्रांतिकारी सैकड़ों वेद खाता था। एक शब्द के माध्यम से उसके शरीर में इतनी ताकत आ जाती थी कि कोई फांसी पर चढ़ते हुए उस शब्द को दोहराता था, कोई सैकड़ों वेद खाते हुए उस शब्द को दोहराता था। एक तरह से कहा जाए तो हम क्रांतिवीरों के लिए ये प्राणवायु का काम करता था। और जैसे पूरे रामायण में एक शब्द आ करके व्यक्ति कहीं कुछ नहीं पढ़ सकता, सिर्फ राम दोहरा लेता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, वैसे क्रांतिकारियों के लिए ये शब्द वंदे मातरम था, जो सिर्फ वंदे मातरम का उद्घोष करके वो फांसी के फंदे को चूम करके चढ़ जाते थे। तो ऐसे वंदे मातरम गीत की 150वीं जयंती के अवसर पर, जो कि बंकिम चंद्र जी ने जिसे लिखा था, और पूरे हम सब कहें कि वंदे मातरम गीत एक कालजयी रचना के रूप में भारत में जाना जाता है।
साहित्य की देन, ये बहुत बड़ी देन भारतवर्ष के क्रांतिकारियों की थी, जिससे उन्हें संघर्ष को करने की प्रेरणा मिलती थी। गांधी शिल्प बाजार राष्ट्रीय दीनदयाल हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर में 10 दिवसीय लगे हस्तशिल्प बाजार प्रदर्शनी में लोगों की भारी भीड़ खरीदारी के लिए उमड़ रही है। और वाराणसी में इन दिनों 10 दिवसीय हस्तशिल्प बाजार की प्रदर्शनी चल रही है, जिसमें ग्राहक जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मेले में उपस्थित पूर्वांचल निर्यातक संघ के अध्यक्ष रघु मीरा ने बताया कि अब तक 40 लाख की खरीदारी हो चुकी है। यहाँ लोगों को हस्तशिल्प की कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक एवं पश्चिम में मुंबई से लेकर सुदूर पूर्व असम, दार्जिलिंग एवं नागालैंड तक के लगभग सभी भारतीय प्रांतों के हस्तशिल्पियों बुनकर अपने विशेष उत्पादों के साथ इस बाजार में उपस्थित हैं, जो लोगों को काफ़ी आकर्षक और पसंद आ रही है। भारत के शिल्प उद्योग की एक विशेषता यह है कि इसमें आधुनिक यंत्रों एवं तकनीक की न्यूनतम आवश्यकता होती है एवं मुख्यतः इसकी वस्तुएं प्राकृतिक संसाधनों, हाथ में हुनर एवं शारीरिक श्रम से ही तैयार की जाती हैं। हस्तशिल्प की ये वस्तुएं सिर्फ सजावट ही नहीं, अपितु आम भारतीय घर के दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली एवं उनके स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार करने वाली होती हैं। सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। कुल्लू, हिमाचल एवं श्रीनगर, कश्मीर से में बने ऊनी वस्त्र और लेदर जैकेट अलग अलग प्रांतों में पारंपरिक परिधान, नागालैंड से ड्राई फ्लावर क्राफ्ट, झारखंड से मधुबनी पेंटिंग और बिहार से भागलपुर साड़ी, मैसूर से हैंड पेंटिंग, असम से बाम्बू क्राफ्ट, गुजरात से भुज की प्रिंटिंग एवं एम्ब्रॉयडरी, राजस्थान से आर्टिफिशियल ज्वेलरी इत्यादि अनेक विशेष वस्तुएं इस बाजार में उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। इस अवसर पर पूर्वांचल निर्यातक संघ के पूर्व अध्यक्ष नवीन कपूर ने काशी की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता खरीदारी करने आए, जिससे कि हस्तशिल्पियों का उत्साह वर्धन होगा और देश में हाथ से बने कलाकृतिक वस्तुओं की और मांग बढ़ेगी। यह आयोजन कार्यालय, विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार एवं पूर्वांचल निर्यातक संघ के संयुक्त प्रयास से हो रहा है। मेले में उपस्थित पूर्वांचल निर्यातक संघ के कोषाध्यक्ष राजेश कुशवाहा, अनिल अग्रवाल, अमिताभ सिंह, सरिता वर्मा एवं रईस अहमद ने काशीवासियों से हस्तशिल्प से बने उत्पादों की खरीदारी करने की अपील की। यहाँ पर गांधी शिल्प बाजार लगा हुआ है, राष्ट्रीय लगा हुआ है, जिसमें कुल 150 प्रतिभाग कर रहे हैं और कम से कम 20 अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं अपने शिल्पों को लेकर, अपने हाथ की कारीगरी के सामान को बना के दिखाने के लिए, और लगभग 30 से ज़्यादा शिल्प प्रदर्शित हो रहे हैं। ये जो प्रतिभागी हैं, इनको भारत सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टॉल दिया गया है। आने जाने का किराया भी सरकारी नियमानुसार दिया जाएगा और प्रतिदिन का दैनिक भत्ता के रूप में भी पैसा दिए जाएंगे। और अब तक जो ये आज 7वां दिन है और अच्छा मेला चल रहा है। लोग यहाँ पर खुश हैं, भाग ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि काशीवासी, बनारस के लोग आवें और इसको देखें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें। जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय का एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है कि वो कहते भी हैं कि वोकल फॉर लोकल, यानी स्थानीय सामान को प्राथमिकता देने के लिए, तो अपने हाथ से बने हुए सामान को प्राथमिकता देने के लिए एक पहल है, ताकि जो खुद बनाने वाले हैं वो सीधे खरीदारों को बेच सकें अपने सामान को और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। इसमें किसी बिचौलिया की कोई भूमिका नहीं है और पूर्वांचल निर्यातक संघ के द्वारा ये सारी व्यवस्था की गई है, जो अब तक सहज लग रही है, सहज सुलभ है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी अनुष्का यादव ने काशी के प्रमुख धार्मिक स्थलों का दर्शन पूजन कर मां गंगा की आरती में शिरकत किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के लालू प्रसाद यादव की बेटी अनुष्का यादव ने उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने काशी के प्रमुख धार्मिक स्थलों का दर्शन किया और विधि विधान से पूजन अर्चन कर चुनाव में जीत की कामना की। अनुष्का यादव ने अपनी यात्रा की शुरुआत में मां गंगा की आरती में भाग लिया। उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ गंगा के तट पर आरती किया और वहां उपस्थित भक्तों के साथ मिलकर पूजन अर्चन किया। इसके बाद उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाकर दर्शन किया। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ के प्रति अनुष्का ने अपनी श्रद्धा व्यक्त किए और वहां पूजन अर्चन कर मंगल कामना की। इस धार्मिक यात्रा क्रम में अनुष्का यादव ने काशी कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव के दरबार में भी हाजिरी लगाई। उन्होंने वहां जाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। अनुष्का का यह दौरा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह राजनीतिक दृष्टि से भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लालू प्रसाद यादव का परिवार हमेशा से धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है। अनुष्का का यह दौरा इस परंपरा को आगे बढ़ाता काशी में नजर आया। इस अवसर पर उनके साथ डॉक्टर ज्ञानेंद्र यादव ज्ञानू, विनोद यादव गप्पू, राज यादव और उज्ज्वल भी उपस्थित रहे।
रविवार 9 नवंबर को 42वां श्री श्याम महोत्सव का हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया जाएगा। 42वां श्री श्याम महोत्सव आगामी 9 नवंबर रविवार को अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। श्री श्याम बाल मंडल द्वारा आयोजित महोत्सव में देश भर के कई नामी गिरामी भजन गायक अपने सुरों से श्याम प्रभु की आराधना करेंगे। यह जानकारी लक्सा स्थित मारवाड़ी समाज भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में संस्था के पदाधिकारियों ने दिया। कार्यक्रम संयोजक महेश चौधरी, आनंद स्वरूप अग्रवाल, अंकित शर्मा एवं आकाश अग्रवाल, श्याम बाल मंडल के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल, डब्बू, मंत्री अमित शर्मा, कोषाध्यक्ष पवन शर्मा, मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष प्रदीप तुलसियान, मीडिया प्रभारी सुरेश तुलसियान ने संयुक्त रूप से बताया कि 42वां श्री श्याम महोत्सव लक्सा स्थित मारवाड़ी समाज भवन में 9 नवंबर रविवार को प्रातः 9 बजे से प्रभु इच्छा तक मनाया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि समाज सेवी राजेंद्र गोयनका होंगे। स्वागत अध्यक्ष ओम प्रकाश मित्तल, विजय मोदी, अमित जैन, नवीन रुंगटा होंगे। सर्वप्रथम प्रातः 7 बजे संस्था के संरक्षक सूर्योदय शास्त्री के नेतृत्व में रुद्राभिषेक किया जाएगा। आचार्य संजय हजारी जी द्वारा श्याम मनोहर लोहिया, कौशल जालान के नेतृत्व में 500 भक्तों द्वारा 9 बजे से सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे संस्था की कृतिका अग्रवाल, मंजू शर्मा, प्रियंका शर्मा के नेतृत्व में समाज की अनेक महिला संगठन मारवाड़ी युवा मंच गंगा, वरुणा, अन्नपूर्णा, विदिशा, उदया शाखा, मारवाड़ी महिला संगठन की पदाधिकारियों द्वारा गजरा उत्सव, निशान महोत्सव, इसके उपरांत 56 प्रकार का भोग महोत्सव के साथ प्रभु को चढ़ाया जाएगा। तत्पश्चात स्थानीय कलाकारों के साथ साथ बाहर से आए कलाकारों द्वारा भजनों की रसधार बहाई जाएगी। कलाकारों में मुख्य रूप से जयपुर के प्रख्यात भजन गायक दादा कुमार नरेंद्र, नवीन शर्मा, कार्तिनेय शर्मा, रोहित शर्मा, भवानी चौहान, कोलकाता से संजू शर्मा। कार्यक्रम का संचालन अशोक शर्मा, उद्घोषक आकाशवाणी नई दिल्ली, वाराणसी स्थानीय मंडल, श्री रानी सती श्याम भक्त मंडल, श्याम मंडल, श्री श्याम बाल मंडल आदि लोग शामिल रहेंगे। महोत्सव के लिए कोलकाता से आए कारीगरों द्वारा स्वदेशी फूलों से श्याम प्रभु के सिंहासन पर विराजमान अलौकिक झांकी सजाई जाएगी। दोपहर में श्याम प्रभु को 1.25 मणि का भोग लगाया जाएगा, जो भक्तों को वितरण होगा। 42 वर्षों से श्री श्याम बाल मंडल बाबा का भजन कीर्तन करते हुए बाबा का उत्सव मना रहा है। कलयुग केवल नाम अधरा, उसी आधार पे हारे का सारा बाबा श्याम हमारा, हम लोग इनका हर साल ये वार्षिक उत्सव मनाते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि आज जिस तरह से पाश्चात्य सभ्यता की तरफ हमारा समाज जा रहा है, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे घर के बच्चे शनिवार और रविवार को इतने कीर्तन होते हैं शहर में, बाबा के कीर्तन में जाते हैं, कुछ न कुछ वहाँ से भजन रूपी पुष्प और संस्कार लेके आते हैं। कलाकार कहाँ से आ रहे हैं? कलाकार देश भर से आ रहे हैं, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, हर जगह से आ रहे हैं, हरियाणा, राजस्थान। 12 से 16 नवंबर तक काशी में 1000 से ज्यादा प्लास्टिक सर्जन्स का जमावड़ा एप्सिकॉन 2025 आयोजन में हो रहा है। काशी में 12 से 16 नवंबर तक एप्सिकॉन 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के 1000 प्लास्टिक सर्जन्स का जमावड़ा होगा। इस संदर्भ में अखिल भारतीय प्लास्टिक सर्जरी एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि अधिवेशन में देश भर के लगभग 1000 प्लास्टिक सर्जन जुटेंगे और विदेशों से भी 30 से अधिक प्लास्टिक सर्जन इसमें भाग लेंगे। डॉक्टर जयंतो कुमार तपादार, जो कि अधिवेशन के आयोजक सचिव हैं, उन्होंने बताया कि काशी का प्लास्टिक सर्जरी में विशेष स्थान है। यहीं 2600 वर्षों पूर्व महर्षि सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी का विकास किया था। आज सुश्रुत को संपूर्ण विश्व में प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है। आयोजन के सह सचिव डॉक्टर गौरव नैयर ने आयोजन की विविधताओं के बारे में विस्तार से बताया और उसको अति विशिष्ट बताया। डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया कि इस अधिवेशन में रिकॉर्ड 625 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। अधिवेशन के दौरान वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। वर्कशॉप में 60 से अधिक सर्जरी के वीडियो दिखाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कृत्रिम बोन पर चेहरे की हड्डियों की चोट एवं हाथ के फ्रैक्चर पर भी कार्यशाला होगी। इसके अतिरिक्त सिमुलेयर मेडिकल वर्कशॉप में कटे होंठ एवं तालू की सर्जरी मॉडल पर की जाएगी। कॉस्मेटिक सर्जरी में फिलर, बोटॉक्स एवं लेजर पर भी कार्यशाला आयोजित किया जाएगा। अखिल भारतीय प्लास्टिक सर्जरी एसोसिएशन का 59वां वार्षिक अधिवेशन 12 से 16 नवंबर को दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में काशी में होने जा रहा है। उसी की प्री कॉन्फ्रेंस प्रेस वार्ता आज यहाँ रखी गई है, जिससे कि ये जानकारी दी जा सके कि किस प्रकार से ये अधिवेशन अति विशिष्ट है और उसमें कई चीज़ें पहली बार की जा रही हैं और संपूर्ण विश्व से यहाँ पर भागीदार प्लास्टिक सर्जन्स आ रहे हैं और पूरे देश भर से करीब 1000 प्लास्टिक सर्जन इसमें भागीदारी करने के लिए आ रहे हैं।
भारतीय स्टेट बैंक शाखा रामनगर में पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिकों को बैंक अधिकारियों द्वारा बैठक कर कई योजनाओं की जानकारी दी गई। रामनगर भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में शुक्रवार को पेंशनर एवं वरिष्ठ नागरिकों के साथ बैंक के अधिकारियों ने बैठक कर उन्हें कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बैंक की तरफ से वरिष्ठ नागरिकों को शाखा प्रबंधक ने बुके देकर सम्मानित भी किया। SBI शाखा प्रबंधक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि अब सेवानिवृत्त हुए लोगों को जीवित प्रमाण पत्र देने के लिए कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। वह अपने मोबाइल्स में ही ऐप को डाउनलोड कर जीवित प्रमाण पत्र दे सकते हैं। इसके अलावा पेंशनर लोन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा संबंधी जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर बैंक की तरफ से ब्रिजेश पांडे, संजीव सरोज, मनीष कुमार, सर्वेश त्रिपाठी, लता देशमुख, श्रुति राय आए हुए लोगों को बैंक के अन्य स्कीमों के बारे में विस्तृत रूप से बताया। बैठक में पेंशनर व वरिष्ठ नागरिकों की ओर से बाल किशोर दीक्षित, मिश्री लाल, पारस गुप्ता, रामानंद राय, रवि प्रकाश श्रीवास्तव, प्रद्युम्न सिंह, विशंबर पांडे, महेंद्र राय आदि ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। किसी का भी ग्रैंडसन जो है कि 2 साल का है, अगर उसको पढ़ाई के लिए या शादी के लिए डॉक्टर अगर वो है तो उसके लिए 18 साल तक उसकी मैच्योरिटी होती है। तो 2 साल एज है तो 7 साल उसमें जमा होगा, बट मैच्योरिटी 16 साल उसकी रहेगी। ठीक है, मीन्स कि 7 साल जमा करना है। आप जो भी प्रीमियम या जो भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आप चूज़ कर सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख अपने स्वेच्छानुसार, और उसमें 7 साल जमा होगा और 7 साल के बाद आपको जब बच्चे का एज 18 होगा तब तक आपकी मैच्योरिटी बनेगी। ठीक है, जैसा इन्वेस्टमेंट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको मैच्योरिटी बनेगी। और इसमें क्या होता है कि अगर 2 साल या 3 साल जमा करने के बाद कोई भी अगर कैजुअलिटी हो जाती है नेचुरल डेथ या एक्सीडेंटल में, तो सारा जो बचा हुआ नेक्स्ट जो किस्त रहेगा वो सारा संस्था द्वारा जमा किया जाएगा और बच्चे को एज इट इज़ मैच्योरिटी दिया जाएगा 18 साल पे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।